बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम हकीकत क्या है। मैं हूं सोनिया सत्ती। आज एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखने को सामने आई। साइफर केस में बानी पीटीआई इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। चेयरमैन बानी पीटीआई के लिए साइफर केस का ये मामला है वो कितना अब आगे संजीदा हो सकता है, कितना खतरनाक हो सकता है, किस तरह की अब प्रॉब्लम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फेस करना पड़ सकती हैं, इस पर आज जरा डिटेल में बात करेंगे। और बात करने के लिए ख्वाजा शाहिद रसूल सिद्दीकी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट प्रोग्राम में हमारा साथ देंगे। उनसे जरा लीगल इस हवाले से पूछेंगे कि अब फर्दर इसके बाद क्या प्रोसीडिंग्स होंगी, क्या मुश्किलात उनके लिए हो सकती हैं। ना सिर्फ ये साइफर केस का मामला है, बाकी बहुत सारे केस हैं जो कि इस वक्त अदालत में मौजूद हैं बानी पीटीआई के हवाले से। लेकिन इस केस में यानी साइफर का जो मामला था, जो कि इंतहाई ज़ाहिर संजीदा मामला लग रहा था, आज इस पर बाकायदा तौर पर फर्दे जुर्म इस हवाले से आयद कर दी गई है चेयरमैन बानी पीटीआई और उसके साथ साथ शाह महमूद कुरैशी साहब पर भी। अब इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। और एक तो एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ख्वाजा शाहिद रसूल सिद्दीकी साहब हमें इस हवाले से बताएंगे सारी जो ओवरऑल सिचुएशन है और आगे फर्दर क्या होगा। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा नासिर भट्ट साहब भी प्रोग्राम में हमें ज्वाइन करेंगे। और नाज़रीन, इसी सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा नासिर भट्ट साहब ने। थैंक यू सो मच नासिर भट्ट साहब आपके वक्त का। नासिर भट्ट साहब, आज बड़ा अहम फैसला आया है बानी पीटीआई इमरान खान से मुताल्लिक और शाह महमूद कुरैशी पर फर्दे जुर्म आयद कर दी गई है। अब ज़ाहिर है कहा यह जा रहा है कि एक तरफ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को रिलीफ पर रिलीफ मिल रहा है। गुज़िश्ता रोज़ अल अज़ीज़िया केस में, इससे पीछे एवन फील्ड में अदालतों से जिस अंदाज में उन्हें रिलीफ मिल रहा है, दूसरी जानिब जिस अंदाज में बानी पीटीआई के केसेस जिस तेज़ी से मंतकी अंजाम तक पहुंच रहे हैं, अब ज़ाहिर कहा जा रहा है कि बाकी जो जमातें हैं उन्हें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही और मुस्लिम लीग नून के हवाले से लाडला होने का एक तासुर पैदा हो रहा है। तो सर, सारी सूरत हाल को आप कैसे देखते हैं? और ज़ाहिर है कुछ सोर्सेज से खबरें भी हैं कि मुस्लिम लीग नून के अंदर ये सोच है कि ये जो तासुर एक पाया जा रहा है कि लाडला होने को, उसको किस तरह से ज़ाइल करना है, उसको किस तरह से ख़त्म करना है, इस पर भी बड़ी बातचीत हो रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं एक लफ्ज कहता हूँ मौक़िफ़ात अमल, ठीक है। दूसरी बात यह है कि कल एक हाई कोर्ट ने फैसला दिया है कि मियां नवाज शरीफ के खिलाफ जो झूठे फैसले और झूठे मुकदमे बनाए गए थे, उसमें ये उनसे जब इस्लामाबाद में मैं भी बैठा था, उससे जज साहब ने कहा कि आपके पास क्या प्रूफ है? तो उसने कहा था मेरे पास फोटो कॉपी है। तो नया फोटो कॉपी लेके और फिर एक जीआईटी बना के उसके बाद झूठे मुकदमा बनाए थे नवाज शरीफ ने। तो ये कहा था कि मैंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा है। इमरान न्याजी ने जो कुछ किया है 4 साल में इस मुल्क के आपके सामने है। साइफर वो हिला रहा था ना, मियां नवाज शरीफ ने या किसी ने नहीं कहा कि तुम साइफर हिला दे तो ये साजिश हो रही है। जो कुछ हो रहा है वो अदालतें कर रही हैं। हमारे साथ भी जब अदालतों में ये बातें होती थी, मियां साहब को उन्होंने जमात पार्टी के सरबराह थे वहां से भी निकाल दिया। और मुझे याद है कि जब सेनेट के इलेक्शन थे तो मियां साहब ने जितने सेनेटर मुस्लिम लीग नून के अप्रूव किए थे, जिनको टिकट इश्यू हुए थे, तो उस वक्त का वो साकिब निसार वो कहता है कि जो जिस टिकट पे नवाज शरीफ का साइन होगा वो एक्सेप्ट नहीं होगा। तो वो सारे सेनेटर ओपन हो गए थे, उनको उन्होंने आजाद उनको जितवा दिया था सिर्फ इस चक्कर में कि आने वाले वक्त में सेनेटर को भी ये ले जाएंगे। जो कुछ हुआ मियां नवाज शरीफ के साथ किया। मियां नवाज शरीफ ने तो हमेशा ये कहा कि मैंने अपना फैसला अल्लाह पे छोड़ा है। साइफर आपके सामने है, अभी 160 मिलियन पाउंड का केस आपके सामने है कि गवर्नमेंट बरतानिया ने वो फैसला दिया कि वो हुकूमत पाकिस्तान का है। तो इमरान न्याजी ने वो काबीना में लहरा के ये कह दिया, ये नवाज शरीफ ने उसको कहा था ऐसा करो। लेकिन सर, हाँ लेकिन सर ठीक है, पॉइंट टेकन सर। जो अपना क्या नाम है, ये मलक को दे दे। मलक साहब जो है ना, अब वो भी इसमें शामिल थे। आज वो भी मुजरिम है। पहले तो मलक रियाज का कोई नाम नहीं लेता था,
से इंसाफ कर रही है तो खुदा ना इनको इंसाफ करने दे। ठीक है, तो ठीक है, लेकिन मसला ये है ना मुनासिर भट्ट साहब, मसला ये है कि आप लोगों को अपनी मर्जी का इंसाफ चाहिए। यही अदालतें जो उस वक्त नवाज शरीफ के खिलाफ फैसला दे रही थी तो बुरी थी, और आज यही अदालतें इमरान खान या बानी चेयरमैन के खिलाफ दे रही हैं तो अच्छी हैं। मसला ये भी है ना कि सबको अपनी मर्जी का इंसाफ चाहिए। और जिस तरह से आपने बात की कि ये मकाफाते अमल है, नो डाउट जिस अंदाज में नवाज शरीफ साहब नैब की पेशियां भुगतते रहे, 100-150 से ज़ायद पेशियां उन्होंने भुगती, पूरा 7 साढ़े साल जो कुछ भी होता रहा, उस वक्त नैब का क्या मौक़िफ़ है? आज तो नैब कह रही है कि ये किसी और के कहने पर हुआ था। सुप्रीम कोर्ट उस वक्त की जो सुप्रीम कोर्ट थी उस वक्त उस अदालत थी उसके कहने पर हुआ था। आज तो नैब अपने बनाए गए केसेस को जस्टिफाई भी नहीं कर रही। और आज यही हो रहा है बानी जो पीटीआई है उनके साथ। कल शायद ये भी हो कि वो भी इसी तरह से उन्हें भी रिलीफ मिल जाए और वो भी क्लियर हो जाएं। कल तक जिस अंदाज में नवाज शरीफ के खिलाफ जो चीज़ें सामने आ रही थी, आज वही सूरत हाल चेयरमैन बानी पीटीआई के लिए हो रही है। लेकिन बहरहाल मैं दोबारा आपकी तरफ आऊँगी। मुझे ख्वाजा शाहिद रसूल सिद्दीकी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट हमें ज्वाइन कर चुके, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सर ख्वाजा साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी पर आज फर्द जुर्म आयद कर दी गई है, ये कितना इनके लिए ख़तरनाक हो सकता है साइफर केस का मामला, और अब फर्दर क्या होगा? फर्द जुर्म आयद होने के बाद क्या आगे प्रोसीजर क्या होता है? शुक्रिया। फर्द जुर्म में जो इल्जामात आज लगाए गए हैं पीटीआई पर, वो इंतहाई संगीन नौयत के हैं। ओके। उसमें ये कहा गया कि 7 मार्च को जो साइफर आया उसको बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर उन्होंने गैर मुतल्लका अफराद को सौंप दिया, जो कौमी सलामती के बरअक्स जाती मकासद के लिए वो साइफर इस्तेमाल किया गया। न सिर्फ ये बल्कि अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान को ये कहा गया कि इस साइफर का जो मीनिंग है वो असल लेने की बजाय हमारे मफाद में इसके मिनट्स तैयार किए हैं, और फिर बदनीयती से उसको अपनी तहवील में रखा और पाकिस्तान के विजन के मुताबिक बरअक्स जाकर खुफिया रास्तों के तरीकाकार को सिक्योरिटी सिस्टम पर समझौता किया। ये इतने ज्यादा संगीन इल्जामात हैं जो मैं ये समझता हूँ कि आज से पहले किसी भी हमारे वजीर आजम पर मुल्क के जो रहे हो इस किस्म के संगीन इल्जामात नहीं लगे गए। अब इसका प्रोसीजर आपने पूछा, तो आफ्टर फ्रेमिंग ऑफ द चार्ज जब फर्स्ट जुर्म आयद हो जाती है तो कोर्ट एविडेंस कॉल करती है फ्रॉम द प्रोसिक्यूशन, और कल 7 डेज होते हैं वैसे फर्स्ट जुर्म आयद होने के बाद विद इन 7 डेज एविडेंस कॉल की जाती है, लेकिन आज जज साहब ने उसकी एविडेंस कल सुबह के लिए कॉल की, और फिर वो तमाम गवाहान जो 161 के बयान दे चुके हैं एफआईए के सामने, वो सारे गवाहान विटनेसेस आएंगे और फिर पीटीआई के जो मुखला है इमरान खान के और शाह महमूद कुरैशी के, वो उन पर क्रॉस एग्जामिनेशन करेंगे, एंड आफ्टर द रिकॉर्डिंग द एविडेंस उनका 342 का स्टेटमेंट होगा, जिसमें उनसे पूछा जाएगा कि क्या वो ऑन ओथ कोई स्टेटमेंट देना चाहते हैं अंडर सेक्शन 340 ऑफ सीआरपीसी, और फिर ये भी पूछा जाएगा कि क्या वो अपनी सफाई में कोई शहादत देना चाहते हैं, और अगर वो अपनी सफाई में कोई शहादत देना चाहेंगे मुल्ज़िमान तो वो अपनी एविडेंस देंगे, अदरवाइज उस पर जजमेंट आ जाएगी। तो अब देखने की बात यह है कि इतनी शदीद किस्म की फर्द जुर्म आयद होने के बाद जो डेफिनेटली उन्होंने सेहत जुर्म से इनकार किया, डिनाई किया, तो एविडेंस कॉल हुई। अब देखना यह है कि शहादत का क्या मयार होगा जो अदालत में पेश की जाएगी। तो सजा क्या हो सकती है इनको? जी, इसमें तो 2 ही सजाएं हैं। इसमें डेथ पेनल्टी है और लाइफ इम्प्रिजनमेंट है मिनिमम, और तो कोई सजा नहीं है। अगर केस बियॉन्ड एनी शैडो ऑफ डाउट प्रूव हो जाता है कोर्ट में तो फिर सजा तो यही है, और तो कोई सजा नहीं है। अच्छा। और उनके लिए बहुत खतरनाक बात है कि आप दुनिया की 7वीं एटमी ताकत है, आप
मुस्लिम उम्मा की आपकी रियासत पहली ही ऐसी ताकत है, और उसका प्राइम मिनिस्टर वाकई अगर इतने गैर जिम्मेदारी से उसने इस साइफर को डील किया है, तो ये तो बहुत काशिम की बात है, और इसमें तो बहुत संगीन बातें हैं जो आज से पहले हमने ना सुनी ना देखी। करप्शन के इल्जाम लगते हैं, जैसे मोहतरमा पर लगा, जैसे आसिफ अली जरदारी पर लगा, जैसे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पर लगा, शहबाज शरीफ पर लगा, बाकी पॉलिटिशियंस पर लगे, तो वो कोई ऐसे मुल्क दुश्मनी, गद्दारी, मुल्क दुश्मनों से, लेकिन किस किस्म का इल्जाम किसी भी प्राइम मिनिस्टर पर आज तक नहीं लगा। ठीक है नासिर भट्ट साहब, ये वैसे मुस्लिम लीग नून ने भी काफ़ी भुगती हैं ये चीज़ें। 90s की बात हो, वो सारा जिस अंदाज में नवाज शरीफ साहब के साथ होता रहा, उसके बाद भी और अब तक जिस अंदाज में नवाज शरीफ साहब वापस आने से पहले, तो सर आपको लगता है कि ये जिस अंदाज में जो सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं नवाज शरीफ साहब भी, हमने देखा कि जब मुल्क से बाहर थे तो वहाँ बैठ कर शिकवे शिकायतें किया करते थे कि जिस अंदाज में मुंतखब जमहूरी जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्हें चलता किया जाता है, बड़ी शिकायत भी उन्हें रही, मुल्क दुश्मनी के, गद्दारी के, मुल्क दुश्मन जो एजेंट से उनसे बात करने तक की इल्ज़ामात इन पर भी आयद किए जाते रहे। तो आप इस सारी सूरत हाल के हवाले से जिस अंदाज में अभी, जैसे मैंने पहले भी बात की कि जिस अंदाज में पेशियां भुगतते रहे इनके ख़ानदान ने, मुस्लिम लीग नून की सीनियर लीडरशिप ने क्या कुछ नहीं भुगता, लेकिन वो सज़ाएं भुगतने के बाद यही अदालतें कहती हैं कि भाई ये तो इल्ज़ामात कुछ भी नहीं थे, सिर्फ मफरूज़ों की बुनियाद पर हम सज़ाएं नहीं दे सकते। लेकिन ये जो कुछ कौम ने भुगता, इन लोगों ने भुगता, जिनकी वजह से भुगता, उनका भी कभी एहतसाब होगा, वो लोग भी सामने आएंगे, या इसी तरह से ये सिलसिला चलता रहेगा? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात की। ये बात मियां नवाज शरीफ साहब भी कहते हैं कि मैं इंतकाम पे यकीन नहीं रखता, लेकिन वो लोग जो साजिशी थे, जो इसमें शामिल थे, उन लोगों का भी तो एहतसाब होना चाहिए। जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मियां नवाज शरीफ साहब को रिलीज मिला, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि उनकी वो सजा खत्म हुई और हकीकत सब अवाम के सामने आई। उन्होंने कहा कि वो लोग जो इस साजिश में शामिल थे, मैं आज नाम देता हूँ, बताता हूँ, फैज है, बाजवा है, साकब निसार है, आसफ शहीद खोसा है, इमरान न्याजी खुद है। ये एहतसाब ये एक दिन होना चाहिए कि इनका एहतसाब होगा, कोई भी लोग है तो फिर ऐसा के लिए ये साजिशें नहीं होंगी, लेकिन इंतकाम की सियासत नहीं होनी चाहिए। वो लोग जो जिम्मेदार है उनका एहतसाब होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। हम सब सियासी जमातों को एक पेज पे आके इस बात पे इकट्ठे होना चाहिए कि कोई भी अगर मुंतखब वज़ीर आज़म आता है उसके खिलाफ जो साजिश करते हैं वो तो बड़े आराम से घर चले जाते हैं, लेकिन ये एहतसाब अगर उन लोगों का हो जाएगा एक दफा तो फिर मेरा ख्याल है ये चीजें खत्म हो जाएंगी। और लेकिन आप लोग भी तो सर कहीं ना कहीं हाँ ले रही है वही इसका हाँ, लेकिन बात तो उसको छोड़ देंगे, हाँ, अगर वो मुजरिम है तो उसको सजा देंगे। लेकिन आप लोग ये शिकवा हमेशा करते रहे ना कि मुंतखब जमहूरी हुकूमतों का तख्ता उल्टा दिया जाता है, उनको चलने नहीं दिया जाता। फिर आप और पीपल्स पार्टी ने मिलकर मिसाक जमहूरियत भी किया था। देखा कि आप लोगों ने मुंतखब जमहूरी हुकूमत के खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आए, और गो के ये एक आईनी और पूरा एक लीगल प्रोसीजर था जिसके तहत ये सब कुछ हुआ। तो एक जानिब आप शिकवा करते हैं, फिर दूसरी तरफ शिकवा शिकायतों के बावजूद, बात करने के बावजूद, फिर जब कहीं से ज़ाहिर है ठंडी हवा का झोंका आता है आप लोगों की तरफ भी, तो बात सुने, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस एक जमहूरी तरीका है। बिल्कुल, वो तो जमहूरी तरीके से है। दूसरी बात है मियां नवाज शरीफ है तो परवेज मुशर्रफ जो अमर था जिसे किया उसको भी आप अदालतों में पेश किया, अदालतों ने उसको सजा दी, उसके बाद आप देखें क्या हुआ। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि ये जरूर होना चाहिए कि जो साजिशी है, जो असल मुजरिम है जिन्होंने साजिशें की है, उनका एहतसाब होना चाहिए। आज भी मियां साहब ने ये बात कही कि वो लोगों को हम कैसे माफी दे दें जो इन साजिशों में शामिल हैं, जो असल साजिशी है। लेकिन आप कहती हैं इमरान न्याजी ने अगर कुछ नहीं किया होगा तो अदालत उसको छोड़ देगी, अगर कुछ किया होगा तो उसके बिल्कुल ठीक है। आपको ये कहना चाह रहा हूँ कि अदालतें ही इंसाफ देती है, हमें अदालतों पे यकीन है, हमें ठीक है, मिल गया है। बिल्कुल न्याजी को भी यकीन करना चाहिए, ठीक है, वो इससे बेकसूर है तो मिल जाएगा इंसान, मिलेगी, वो उसको बरी हो जाएगा। अच्छा ठीक है, हो गया, तो फिर
सजा मिलनी। बिल्कुल ख्वाजा साहब, ये मिलिट्री कोर्ट्स में सिविलियन के ट्रायल का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट की मशरूत इजाज़त अब मिल गई है, और सर इस फैसले को आप कैसे देखते हैं, और आपको लगता है कि इस फैसले के सियासत पर कुछ असरात होंगे? जाहिर है अदालत उल्मा के जितने भी फैसले होते हैं और जो पॉलिटिकल इश्यूज पर होते हैं उसके साथ मुल्क की सियासत पर जाते हैं, और ये कुछ नया नहीं हुआ, ये हाइट क्रिएट हो रही है। ये एक्ट जो है ये प्री पार्टीशन बना हुआ है, उसके बाद हर हुकूमत ने हर दौर में इसको इंडोर्स किया। पूरी दुनिया में ऐसे होता है कि जहां पर इदारे पर हमले किए जाए, जहां पर फौज के साथ उलझा जाए। आज भी जज साहब ने ये फरमाया प्रोसीडिंग्स के दौरान कि जिन 23 जवानों को शहीद कर दिया गया है, क्या उनका ट्रायल सिविल कोर्ट में चलाया जाए। अमेरिका में भी ऐसा हुआ कि जिन्होंने दिल्ली पर हमले किए, जिन्होंने तंजीबात पर हमले किए, उनका ट्रायल ही मिलिट्री कोर्ट्स में उनकी समाप्त हो रही है। तो ये फैसला खुश आइंद है, इसमें कुछ नया नहीं है, ये बिल्कुल ठीक है फैसला। अगर ये फैसला हुआ है कि मिलिट्री कोर्ट में जाए और अक्सरियत ही फैसला है, 6 मेंबर बेंच में से 5 जज साहबान ने ये फरमाया, ताहम इनको फाइनल फैसले से रोक दिया, लेकिन ये फरमाया कि इसको चलने दें, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं। सही। अब अच्छा सर, ये बताइएगा कि अब शाह महमूद कुरैशी पर भी इस हवाले से फर्दे जुर्म आयद हो गई है, तो ये सेम जिस तरह से बानी पीटीआई के हवाले से मामलात हैं, सेम वही सजाए, यही मामलात शाह महमूद कुरैशी साहब को भी फेस करने पड़ेंगे? जी, शाह महमूद कुरैशी चूंकि प्राइम मिनिस्टर के बाद बहुत ही अहम मनसब पर थे, और ये फॉरेन ऑफिस से रिलेटेड है साइफर, और वो उस वक्त दीदन वो थे फॉरेन मिनिस्टर, और इनका जो रोल है दोनों का, मुल्जमान का, वो आइडेंटिकल है। उसमें प्राइम मिनिस्टर ने वो कुछ किया जो वो करने का मजाज नहीं था, और बियॉन्ड देयर ज्यूरिसडिक्शन फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी भी गए। तो इसलिए दोनों के साथ एक ही किस्म का सलूक होगा कोर्ट से जब इस पर फैसला आया। अच्छा ख्वाजा साहब, ये नवाज शरीफ साहब को जो जिस अंदाज में ज़ाहिर है बैक टू बैक रिलीफ मिल रहा है अदालतों से, अब आपको क्या लगता है, गुज़िश्ता रोज़ अल अजीज़िया जो उनका केस था उसमें भी वो बरी हो गए, बज़ाहिर कोई आपको लग रही है रुकावट अभी भी उनके इलेक्शन लड़ने में? सॉरी, क्या पूछा आपने आखिरी बात? मैं ये कह रही हूँ सर कि इलेक्शन लड़ने में अब कोई रुकावट बाकी रह गई है नवाज शरीफ साहब के लिए? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि इस फैसले के बाद कोई रुकावट रह गई हो। अलबत्ता दिएंगे कानूनदान, दिएंगे शहरी, हैरान की जरूर होती है कि एक तरफ तस्वीर पेश की जाती है। आज से 5 साल पहले, 6 साल पहले चश्मे फलक ने देखा, इस मुल्क के अवाम ने देखा कि एक आदमी को चोर, डाकू, करप्शन और वो फ्लैट्स और पता नहीं क्या सिसिलियन माफिया और गार्ड्स फादर और पता नहीं क्या क्या अलकाब से नवाजा। फुल बेंच सुप्रीम कोर्ट ने, 6 रुकनी बेंच ने, और इधर हाई कोर्ट में 2 रुकनी बेंच ने उनको बरी कर दिया। तो ये सब तशवीशनाक बातें हैं, तशवीशनाक सूरत हाल है। जब तक किसी मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होता, जब तक सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होती, वो कौमें, वो रियासतें, वो ममालिक तरक्की नहीं कर सकते। तो हम यही दुआ कर सकते हैं, यही कोशिश कर सकते हैं अपने कानून के हवाले से और शहरी के हवाले से कि यहाँ पर रूल ऑफ लॉ हो, किसी के साथ ज्यादती ना हो, किसी के खिलाफ फेक केसेस ना बने। अगर नवाज शरीफ के खिलाफ वो केसेस फेक थे तो अच्छा हुआ, वो एक्विटल हो गई, और अगर वो दुरुस्त थे तो बहुत बुरा हुआ कि उनको एक बार फिर रिलीफ दे दिया गया। सर अदालती निज़ाम पे ओवरऑल ज़ाहिर है आप भी बड़े सीनियर लॉयर हैं, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, अदालती निज़ाम पर कहीं ना कहीं सवालात उठते हैं कि यही अदालतें थी जिन्होंने कल किस तरह का अलकाबात से नवाजा और आज वही अदालतें हैं? देखिए, अदालतें मैं समझता हूँ कि जितना भी कोशिश कर लें कि आउट ऑफ द बॉक्स जाएं, वो नहीं जा सकती, क्योंकि अदालतें अवेलेबल रिकॉर्ड पर
अवेलेबल एविडेंस पर फैसले किया करते। तो कल एविडेंस थे और आज नहीं है। ये आकर कह दे कि इनके खिलाफ अब केस गलत बना था, तो बताएं वहां पर अदालतें क्या करें। जब प्रोसिक्यूशन ये कह दे, यही नैब थी जिसने अभी मेरे दोस्त फरमा रहे थे कि 120 डेटें मियां नवाज शरीफ ने भुगती नैब में, जिन्होंने केस बनाया, और अब वही नैब आकर कहती है कि वो तो कहती है हमने उस वक्त की अदालत के कहने पे बनाया, वहां कुछ नहीं कर सकती। तो सर फिर एहतसाब के हवाले से जो नवाज शरीफ साहब बात कर रहे हैं कि भाई इस तरह ऐसे लोगों का भी तो एहतसाब होना चाहिए, कौन जवाब देगा? ये जिस अंदाज में पूरा एक ट्रायल हमें देखने को मिला, ओवरऑल पब्लिक में परसेप्शन गया, जो पेशियां भुगती, जो बाहर हाई लेवल JITs, ये मुल्की ज़ाहिर है पैसा लगा है अवाम का, तो ये एहतसाब होना नहीं चाहिए। मैं आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से एक बात करना, कानूनी बात करना जरूरी समझता हूँ। वो ये है कि एक तो ये अफरा तफरी, जिस तरह ये केसेस बनते हैं, बिगड़ते हैं, फिर बन जाते हैं, फिर बिगड़ जाते हैं, फिर बदियत हो जाती है, ये सियासी अदम इस्तेहकाम दरअसल इस मुल्क में मुआशी अदम इस्तेहकाम पैदा करता है, नंबर 1। नंबर 2, एक तजवीज़ पार्लियामेंटेरियंस में बहुत अरसे से अंडर डिस्कशन है, जिस पर काम होने की जरूरत है। वो ये है कि अगर कोई शख्स किसी के खिलाफ या कोई इदारा किसी के खिलाफ कंकॉक्टेड स्टोरी बनाकर केस क्रिएट करता है, और एट द एंड ऑफ द डे और एट द आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल ये साबित हो जाता है कि ये ऑफेंस गलत था, स्टोरी कंकॉक्टेड थी, झूठी थी, तो उसके खिलाफ जो मैक्सिमम कार्रवाई होती है वो अंडर सेक्शन 182 होती है, जिसकी सजा 6 माह है। ये तजवीज़ मैं कहना चाहता हूँ आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से कि अगर कोई शख्स, कोई इदारा किसी के खिलाफ झूठा मुकदमा बनाए, जो एट द एंड ऑफ द डे आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ द ट्रायल ये साबित हो जाए कि ये मुकदमा झूठा था, तो फिर बजाय एक मामूली कार्रवाई करने के उन्हीं ऑफेंसेस में उस इदारे, उस कंप्लेनेंट, उस प्रोसिक्यूशन को सजा दी जाए जिस पर उसने झूठे मुकदमे कायम किए थे। जब तक मसलन एक शख्स दूसरे A-B के खिलाफ 379 चोरी का मुकदमा दर्ज कराता है जिसकी सजा 3 साल है, और एक्यूज बरी हो जाता है, तो वो उसके खिलाफ 182 की कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बल्कि उस कंप्लेनेंट और मुद्दई को 3 साल के लिए जेल भेज दें जिसने झूठा मुकदमा दर्ज कराया। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, पॉइंट टेकन। बड़ी जबरदस्त सजेशन आपने दी है। अगर ऐसा हो जाए तो जाहिर है बहुत सारे जो मामलात हमें देखने को मिलते हैं उनसे छुटकारा मिल जाए। नासिर भट्ट साहब सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नून, जबकि ख्वाजा शाहिद रसूल सिद्दीकी एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा। अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।